हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज का ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। ये क्लास नंबर 10 है। इससे पहले के 9 क्लास हम आपको करा चुके हैं। अगर आपने वो सभी क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको ट्रिपल सी अप्रैल टू अक्टूबर नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहां पर ये सभी क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर जरूर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप जब इसकी वेबसाइट के होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ट्रिपल सी चैप्टर वाइज टेस्ट नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं। और जब आप इस पेज पे आएंगे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके सारे चैप्टर जो भी आपके ट्रिपल सी एग्जाम में हैं उनको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यानी कि इन सभी चैप्टर से ही आपके ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ई बुक भी दिया गया है, अगर आप चाहो तो उसको ले सकते हो। इसमें भी सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिनको आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हो। और अभी इस बुक पर आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्काउंट लेने के लिए आपको एक कोड इस्तेमाल करना है ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डी। ठीक है, तो यहाँ पर इस कोड को इस्तेमाल करना होगा जब आप इसे लेंगे और उसके बाद आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 से यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया गया है। आप साथ साथ अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो उसका वीडियो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में पार्ट 2 ऐसे करके यहाँ पे टोटल पार्ट 7 तक हमने यहाँ पे टेस्ट दे दिए हैं। और यहाँ पर 7 का पार्ट 2 आना बाकी है। 2 से 3 दिन के अंदर जितने भी आपके चैप्टर हैं, यानी कि टोटल 9 चैप्टर हैं, तो जो आपके शेष 2 चैप्टर बचे हैं उनको भी यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। और इससे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप प्रत्येक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि रैंडमली पढ़ने से ये नहीं पता चल पाता है कि आप कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ गए हैं, बट यहाँ पर एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी प्रत्येक चैप्टर से, ताकि आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि कौन से चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो चीजें आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी इन टेस्ट को करके। ठीक है, और इसके साथ साथ में जितने भी क्लास हम अभी आपको करा रहे हैं, जो मॉक टेस्ट हम आपको करा रहे हैं, उनको भी आप लोग करते रहिए। साथ साथ जो यहाँ पर हम डेली आपके लिए पोस्ट अवेलेबल कराते हैं, जो आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देते हैं, उनको भी आप लोग पढ़ते रहिए। और जो भी क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ने हैं उसके आपको ट्रिपल सी क्वेश्चन पे क्लिक करना है और यहाँ से फिर आप बहुत सारे प्रश्न पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। भाई सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आप सभी क्लास को एक बार शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। सबसे पहला प्रश्न पूछा है, कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को कहा जाता है? बताइए, कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को किस नाम से जानते हैं? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो आप सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब भेजिए। क्या होगा सही जवाब? पहला यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं, जहां पर सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? बेसिक, सी, फोर्ट्रान या फास्ट? अब कौन सी इसमें से प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो आपका कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का? तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फास्ट। ये आपकी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। बाकी अगर बात करें तो बेसिक, सी, फोर्ट्रान ये सभी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, लेकिन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि ये आपकी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक निबल बराबर है। अब बताइए, एक निबल किसके बराबर है? 4 बिट के बराबर है, 8 बिट के बराबर है, 2 बिट के बराबर है या 1 बिट के बराबर है? तो यहां पे सही जवाब क्या होगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा, एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। याद रखना है, एक निबल बराबर 4 बिट्स होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहां पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपसे क्या पूछा है, निम्न में कौन सा स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? इसमें 4 ऑप्शन हैं जिसमें स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई आपको बतानी है। जीबी, केबी, एमबी और टीबी। सबसे बड़ी यूनिट यहां पे कौन सी है?
तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी टीबी, मतलब कि टेराबाइट। ठीक है, देखो जीबी का मतलब क्या होता है, गीगाबाइट होता है, केबी का मतलब क्या होता है, किलोबाइट होता है, एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट होता है, और टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। जो यहां 4 ऑप्शन में सबसे बड़ी यूनिट है आपकी वो है टीबी यानी कि टेराबाइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक बाइट में कितने बिट्स का प्रतिनिधित्व किया जाता है, एक बाइट में कितने बिट्स का प्रतिनिधित्व किया जाता है बताइए। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो याद रखना है एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ऑप्शन यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 8 बिट्स होते हैं एक बाइट में। ओके, और अगला क्वेश्चन पूछा है द्विआधारी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं बताइए। द्विआधारी संख्या प्रणाली में कितने डिजिट होते हैं, कितने अंक होते हैं, तो आपका सही जवाब यहां पे क्या होगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यहां पर 2। ठीक है, द्विआधारी संख्या प्रणाली में कितने डिजिट होते हैं, 2 होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है बायोडाटा तैयार करने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, दोनों या इसमें से कोई नहीं। अगर आप बायोडाटा तैयार करना चाहते हैं, कोई रिज्यूमे बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप किसके इस्तेमाल करेंगे, इसमें से एमएस वर्ड का करेंगे, एमएस एक्सेल का करेंगे, दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं। यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा, एमएस वर्ड का करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जहां पर हम बायोडाटा तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और भाई सभी साथी क्लास को एक बार शेयर करो जल्दी से, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो सभी साथी शेयर करो। यहाँ पे सही जवाब कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर माउस की बात करेंगे, प्रिंटर की बात करेंगे, मॉनिटर की बात करेंगे तो सभी हार्डवेयर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सेल आपका क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है एक्सेल, ये हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है विषम शब्द का प्रयोग करें। ठीक है, यहाँ पे विषम शब्द आपको बताना है कि कौन सा विषम शब्द है, कौन सा एक अलग है बाकी से। तो देखो ध्यान से समझो, पहले यहाँ पे दिया यूनिक्स, उसके बाद एमएस डॉस, उसके बाद विंडोज, उसके बाद एक्सेस। अब बताइए विषम कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है इन 4 में से। तो यहां पर एक चीज आपने देखा होगा, यूनिक्स, एमएस डॉस और आपका विंडोज, ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सभी कैसे हैं, सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और यहां पर एक्सेस जो है आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम है और ये एमएस एक्सेस है। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है बट एक्सेस आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे प्लॉटर है। प्लॉटर क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है प्लॉटर किस प्रकार का डिवाइस है। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर हमारे जो प्रवेश पत्र है वो कब आएंगे, हमारे जो एडमिट कार्ड है वो कब आएंगे। तो आपको बता दिया है, हमने बहुत बार इसको बता चुके हैं कि आप सभी के जो प्रवेश पत्र हैं वो 21 सितंबर से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 21 सितंबर इवनिंग से आप सभी के प्रवेश पत्र डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आप थोड़ा वेट करिए, 21 सितंबर आने दीजिए, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आपका एग्जाम अपने समय से ही होगा। आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है किसी फाइल या फोल्डर का नाम देने के लिए डैश कुंजी का प्रयोग किया जाता है। मान लिया कि किसी फाइल या फोल्डर का आप नाम देना चाहते हैं, उसको रीनेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन वी, F2। F2 से हम किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। एक बार हमें उस फोल्डर पे क्लिक करना है, F2 प्रेस करना है, तो वो क्या होगा, हम उसको फिर रीनेम कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं, आप कोई उसका दूसरा नाम रख सकते हैं। ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की, तो याद रखना यही शॉर्टकट की होती है। आप किसी सेल को भी एडिट मोड में ला सकते हैं। ठीक है, आप कोई सेल आपकी एक्टिव है, आप F2 प्रेस करेंगे तो वहां पे कर्सर आ जाएगा और उसको आप फिर एडिट कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा है अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आपको अंडू करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। और अंडू के बाद अगर आपसे पूछे कि रेडो की शॉर्टकट की क्या होती है तो रेडो की होती है कंट्रोल बाई। अंडू की कंट्रोल जेड, रेडो की कंट्रोल बाई। जैसे आपने कोई कार्य किया और लास्ट में आपसे कोई कार्य गलत हो गया या धोखे से डिलीट हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, कुछ गलत लिख गया, तो आप उससे क्या कर सकते हो, अंडू कर सकते हो। कंट्रोल जेड दबाओगे तो वो पुनः एक स्टेप पीछे हो जाएगा, मतलब अंडू कर देगा। और अगर आप धोखे से आपसे ऐसा हो गया, धोखे से अंडू हो गया, तो आप उसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल बाई से उसको रेडो कर सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल बी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल बी का इस्तेमाल कब होता है। बोल्ड करने के लिए होता है, इटैलिक होता है, नाम को बदलने के लिए होता है, इसमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल बी का इस्तेमाल होता है बोल्ड करने के लिए। यहां पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, बोल्ड करने के लिए। अब अगला प्रश्न पूछा है लैन किसके लिए उपयोगी है। रेलवे, बैंक, किसी कंपनी या ऑफिस के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफिस के लिए। तो लैन जो होता है, मतलब जिसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये किसके लिए उपयोगी होता है, किसी कंपनी या ऑफिस के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है www द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला प्रोटोकॉल है कौन सा। FTP है, HTTP है, WBC है या MTP है। यहां पे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। यहां पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी HTTP। ठीक है, www द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला प्रोटोकॉल है HTTP। और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार सभी बॉक्स में बताएं भाई, कमेंट बॉक्स में लिखें कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए, तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और www का फुल फॉर्म भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि www का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना टाइप करें www का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वेबसाइट संग्रह है, किसका संग्रह है, किसका कलेक्शन है। HTML डॉक्यूमेंट का है, ग्राफिकल फाइल है, लॉग कुंजी है या सभी है। तो आपकी वेबसाइट किसका संग्रह होता है, तो वहां पर सारी HTML फाइल्स होती हैं, यहां पर हो जाएगा HTML डॉक्यूमेंट का संग्रह होता है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है। MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है, जल्दी से जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा, MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है। तो यहां पर आपका सही जवाब है ऑप्शन ए .ppt। ठीक है, MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है .ppt। यहां पर ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है वेब पेज का एक्सटेंशन है। अब वेब पेज का जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है। तो आपको पता है कि जो वेबसाइट डिजाइन की मूल भाषा है वो है HTML, तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .html होता है। ठीक है, जो भी वेब पेज डिजाइन होते हैं वो HTML पर ही डिजाइन होते हैं, मींस उसके लिए हमें HTML भाषा यूज करना होता है। ठीक है, तो इसका जो एक्सटेंशन है वो .html है, याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है HTML का, इसे भी आप ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किसी इमेज फाइल का एक्सटेंशन है, आपको बताना है किसी इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या है। यहां पे आपको जल्दी से जवाब भेजना है, कौन सा करेक्ट जवाब हो जाएगा, किसी इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। यहां पे आपका सही जवाब है ऑप्शन पहला .jpg। .jpg किसी इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो याद रखना यहां पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट .jpg। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा है विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, CUI है, GUI है, MUI है या LUI है, इसमें से कौन सा आपका करेक्ट जवाब होगा। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, विंडोज आपका एक GUI
आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि आप इसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बेस्ड है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर, GUI पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चमकते बिंदु यानी कि ब्लिंकिंग पॉइंट जो किसी लेख में आपकी स्थिति दिखाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जब आप कुछ लिखते हैं तब आपकी उपस्थिति दिखाता है, उस ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? डिस्क, ब्लिंकर, कर्सर या पॉइंट? तो उस ब्लिंकिंग पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं? जब हम कुछ टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा इस प्रकार से एक पॉइंट आपको नजर आता है जो ब्लिंक करता रहता है। ठीक है, जहां पर आप टाइप करते हैं वहां पर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कर्सर। वो आपका कर्सर होता है, जहां पे कर्सर होता है वहीं पर आप टाइप करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक निबल 4 बिट के बराबर है। एक जो निबल होता है वो 4 बिट के बराबर होता है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल यहां पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ये ट्रू हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी में माइक्रोसॉफ्ट पेश किया गया था, सेकेंड जनरेशन में माइक्रोसॉफ्ट पेश किया गया था, आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हो जाएगा फॉल्स। और अगला क्वेश्चन है, मनरेगा किससे संबंधित है? आपको बताना है मनरेगा किससे संबंधित है, व्यापार, पर्यटन, रोजगार या इसमें से कोई नहीं? चलिए, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखें। ठीक है, मनरेगा किससे संबंधित है, याद रखना है, यहाँ पे रोजगार हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। और अगला क्वेश्चन है, अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? बताइए, अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? जल्दी से आप लोग जवाब बताइए, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा, पर्यटन से संबंधित है, ध्यान रखना है, अतुल्य ऐप पर्यटन से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में कंट्रोल ई कमांड का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है, कंट्रोल ई का इस्तेमाल किसके लिए होता है? तो कंट्रोल ई का इस्तेमाल होता है सेंटर अलाइन के लिए। ठीक है, सेंटर अलाइन के लिए होता है, मतलब अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। ठीक है, तो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वी टैग का इस्तेमाल कहां होता है? HTML में होता है, फोटोशॉप में होता है, वर्ड में होता है, इसमें से कोई नहीं। तो आप वी टैग का इस्तेमाल कहां करते हैं? तो यहां पर हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट आपका, HTML में होता है। वी टैग का इस्तेमाल कहां होता है? HTML में होता है, ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है, रुपे कार्ड सर्वप्रथम किस बैंक ने जारी किया? रुपे कार्ड सबसे पहले कौन सी बैंक ने जारी किया? RBI, SBI, VOI या इसमें से कोई नहीं? तो रुपे कार्ड सबसे पहले किस बैंक ने जारी किया ये पूछा है, तो यहां पर हो जाएगा SBI, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, SBI। ठीक है, और किसने इसको लॉन्च किया था? तो ये रुपे कार्ड जो था ये भी आपका NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया था, याद रखना है, NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया था, याद रखना है। ठीक है, और NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन पूछा है, अतुल्य ऐप कब शुरू हुआ? अतुल्य ऐप कब शुरू हुआ आपको बताना है, यहां पे कौन सा सही जवाब है? अतुल्य ऐप कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2002 में। ठीक है, 2002 में याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है, कौन कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकता है? इसमें से कौन कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है? तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए, प्रोग्राम हो सकता है, प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए हानिकारक भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहां पर, प्रोग्राम। ठीक है, और आज की क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। आप अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.cccbyfic.com पर देते रहें, वहां पर आपके लिए ढेर सारे इंपॉर्टेंट MCQs, इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।